विद्यार्थियों को, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई शानदार क्लास लेकर के, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ ही साथ कुछ नए क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। किसके? इंडियन आर्मी जीडी अग्निवीर के, जो 22 तारीख से आपका एग्जाम होने वाला है। इस अंतिम प्रहार बैच में हम लोग लेकर के आए हैं एक नई क्लास, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ और क्वेश्चन, जिसमें 15 क्वेश्चन जीएस के होंगे और 15 क्वेश्चन लगभग हम लोग साइंस के डिस्कस करेंगे। किसके डिस्कस करेंगे? साइंस के। नोट करते चलिएगा और लिखते चलिएगा, कमेंट में आंसर भी देते चलिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास को, इस शानदार क्लास को, और बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेक्शन होने वाला है, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, जिसमें आनंद आ जाएगा आप लोगों को। देखते हैं पहला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मित्रों कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसके बाद देखते हैं, और इसका अगर सूक्ष्म विश्लेषण करें तो आप लोग को पता है कि 1 अप्रैल को जो होता है वो मूर्ख दिवस मनाया जाता है, जिसे फूल डे मनाया जाता है, अप्रैल फूल मनाते हैं लोग। 1 मई को ये इंटरनेशनल, कौन सा? इंटरनेशनल श्रमिक दिवस, कौन सा? श्रमिक दिवस मनाया जाता है। क्या? 1 मई को इंटरनेशनल श्रमिक दिवस यानी अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार लिए हैं आप लोगों के लिए। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं, उन्हीं के आसपास के क्वेश्चन है, यहीं से प्रश्न आते हैं। देखते हैं, असहयोग आंदोलन किस वर्ष गांधी जी द्वारा शुरू किया गया? यानी असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया था? उन्होंने शुरू किया था 1920 में। कब शुरू होता है? 1919 में। आपको पता है ये एक्ट आया था भारत सरकार का, ठीक है। और 1922 के बाद अगर हम देखें तो 1924 में बेलगांव में, कहां पर? बेलगांव में गांधी जी एकमात्र बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के गांधी जी अध्यक्ष रहे थे। वो कहा था? 1924 में बेलगांव में। और फिर दोबारा कभी गांधी जी अध्यक्ष नहीं बने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो देखते हैं, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? क्या बात है, शानदार प्रश्न है। देखते हैं, अब नासिक, इस तरीके से भारत में तो बहुत से शहर हैं सर, क्या सब याद करना पड़ेगा? हाँ, जो महत्वपूर्ण शहर हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा कि वो किस नदी के तट पर स्थित हैं। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा नदी, नर्मदा, गोदावरी, इनमें से कोई नहीं। किस नदी के तट पर स्थित है? अगर हम लोग देखें तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी वहीं नासिक के जस्ट बगल में त्र्यंबकेश्वर है। कौन सी जगह है? त्र्यंबकेश्वर। कहां से निकलती है गोदावरी? कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। जबकि अगर हम लोग देखें कृष्णा, तो कृष्णा के किनारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जो बसा हुआ है, जिसे विजयवाड़ा कहते हैं। आंध्र प्रदेश का शहर है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। जबकि नर्मदा नदी के तट पर अगर देखा जाए तो गुजरात का भरूच, आप लोग जानते होंगे, भरूच जो है ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और इसके साथ ही साथ अगर ये गुजरात का है, अगर एमपी का देखा जाए, मध्य प्रदेश का देखा जाए, तो एक महत्वपूर्ण शहर है जबलपुर का, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जबलपुर, ओंकारेश्वर, ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कयक, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आया हुआ था क्योंकि ये संबंधित है आर्मी से, इसलिए इसे पूछ लिया गया था। कयक क्या है? तो कयक एक प्रकार की नाव होती है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आपको पता है जब से अग्निवीर होने लगा है तब से पेपर मिलते नहीं है, पेपर तो जमा हो जाता है, इसलिए जो मेमोरी बेस्ड पेपर होंगे वही आपको देखने को मिलेंगे, वहीं से क्वेश्चन निकाले गए हैं, इसलिए बताते हैं। तो कयक एक क्या है? एक नाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज जो जल प्रशिक्षण देता है उसके लिए कौन सा है? तो ये आईएनएस तरंगिणी है। कौन सा है? आईएनएस तरंगिणी है। नोट करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद करते चलिएगा। भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है? आईएनएस तरंगिणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो देखेंगे दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन। तो इसमें 2 प्रश्न हो गए। पहले तो एक ही, दुनिया की सबसे लंबी नदी, जिसका आंसर तुरंत यहां दिया गया है, अमेजन। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन है। अब अमेजन बहती कहाँ है? तो इसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में बहती है।
कहाँ बहती है मित्रों? दक्षिण अमेरिका में बहती है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील से होकर के ये बहती है। और जो अमेजन के जंगल हैं, इसे विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जंगल बहुत ही घने जंगल हैं, इसलिए दुनिया का इसे फेफड़ा कहते हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ से प्राप्त होती है। ऐसे ही अगर हम लोग उत्तर अमेरिका में जाएंगे तो मिसिसिपी जो है ये उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। अफ्रीका की नदी आपको पता है नील नदी कहाँ की है? तो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलती है कीव जो है इसी के किनारे स्थित है। अगर आप लोग देखेंगे तो कीव शहर है किसका? यूक्रेन का। यूक्रेन जहां युद्ध चल रहा है। कौन सी नदी है? नीपर नदी के किनारे कीव शहर स्थित है और ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। नीपर है सबसे बड़ी नदी, कहाँ की? यूरोप की। इसके किनारे स्थित है कीव शहर, जो कि कहाँ की राजधानी है? आपको पता है युद्ध चल रहा है इस वक्त, कहाँ पे? यूक्रेन में। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कौन सा दस्तावेज भारतीय आधिकारिक भाषाओं का विवरण प्रदान करता है? आपको पता है आपके संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची में से अगर हम लोग देखेंगे तो जो भाषा है, यानी भारत की जो आधिकारिक भाषा है वो किस शेड्यूल में है? 8th शेड्यूल में है। 11th शेड्यूल में जो है ये पंचायती राज है। क्या है? पंचायती राज की बात जो की गई है कहाँ पे है? ये 11th शेड्यूल में। 12th शेड्यूल में ये नगरीय पंचायत है। नगरीय पंचायत कहाँ है? ये आपकी 12th शेड्यूल में है। 9th शेड्यूल में ये पहला अमेंडमेंट था। 9th शेड्यूल को जो ऐड किया गया था, 9वीं अनुसूची को तब जोड़ा गया था जब पहला अमेंडमेंट किया गया था, पहला संशोधन किया गया था। और इसमें कुछ ऐसी चीजें रख दी गई हैं जिनमें बाद में संशोधन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो समझ में आता है कि ये क्वेश्चन सारे के सारे शानदार हैं। भारतीय सेनाओं में कमानों की संख्या कितनी है? ये इंपॉर्टेंट है। अब आर्मी की अगर एग्जाम आप देने जा रहे हैं और भारतीय सेना में कमानों की संख्या नहीं पता है तब तो बहुत ही दुखद बात है। तो कितने कमांड्स हैं? कमांड्स की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। कितने कमांड हैं? तो भारतीय सेना के 7 कमांड हैं। भारत में कितने कमांड हैं? 7 कमांड हैं। सारे प्रश्न आपको देख रहे होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबके सब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। मलेरिया किसके कारण होता है? अगर हम लोग देखें तो मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होने वाली एक बीमारी है और एक खतरनाक बीमारी है। आपको पता है मलेरिया किसके कारण होती है? प्रोटोजोआ नामक जीवाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण होती है। जो जीवाणु, विषाणु, रोगाणु, वायरस होते हैं उन्हीं तरीके का एक है जो एक कोशिकीय जीव है जिसे प्रोटोजोआ कहते हैं और प्रोटोजोआ से होती है मलेरिया। क्या बात है। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो अब नेशनल पार्क है तो कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क तो आपको याद ही कर लेने चाहिए जो पूछा जा सकता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? अब आप इसका आंसर बताइए फटाक से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश में, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको जानकारी होगी उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क है दुधवा, पीलीभीत में पड़ता है दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और झारखंड में अगर हम लोग देखेंगे तो झारखंड में कौन सा पड़ता है? बेतला। कौन सा है? बेतला। ये भी नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। सब नेशनल पार्क हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब नेशनल पार्क हैं। बेतला कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। ठीक है मित्रों, तो इसी तरीके से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ साथ उनके ऑप्शन भी डिस्कस करते हुए चलेंगे तो हम लोगों को और भी नई जानकारी मिलती रहेगी। सेशन आपको लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करते चलिएगा। और देखिए सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। क्या है? रियाल है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल है। अब आप लोग बताइए दीनार कहाँ की मुद्रा है? तो दीनार कहाँ की मुद्रा पड़ेगी? अगर हम लोग देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि दीनार लगभग 8 देशों में चलती है। कितने देशों में चलती है? 8 देशों में चलती है, जिसमें इराक है। क्या है? एक बड़ा देश है इराक है, कुवैत है। इस तरीके से 8 देश है जहां की मुद्रा क्या है? दीनार है। और चूंकि जो ये है कुवैती दीनार है, ये दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा है, तो
तो भी ये जानना जरूरी है कि कुवैत, इराक और बहरीन जैसे देशों में, बहरीन जैसे देशों में भी दिनार ही चलती है। लीरा कहाँ की मुद्रा है, इंपॉर्टेंट है भाई, जान लीजिए, क्योंकि लीरा इस वक्त फिर से बहुत ज्यादा चर्चा में है। ये टर्की की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है, टर्की की है, टर्की की है। लीरा कहाँ की मुद्रा है, टर्की की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन सी थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजनी नायडू जी थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। इसलिए ये जानना जरूरी, पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं। ये एक बुक है, गाइड, द गाइड, द गाइड, द गाइड पुस्तक किसकी है? ये बुक किसकी है? तो ये के.आर. नारायणन की है। बहुत ही फेमस बुक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर अगर आपने ले रखा है तो ये बुक पढ़ने को मिलती है। बहुत ही शानदार बुक है, द गाइड। ये किसकी है? आर के नारायणन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो सशस्त्र, अब ये इसके पहले वाले भी वीडियो में हमने कराया था, उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। उस वीडियो में भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। 15 मैथ के और 15 जीएस के और 15 साइंस के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे और उसके ऑप्शन भी डिस्कस किए थे। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सशस्त्र बलों का, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? अब इसमें आपको बताना है, क्या सेना का कमांडर होगा, राष्ट्रपति के नाम से जाना जाएगा, प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाएगा, या रक्षा मंत्री के नाम से जाना जाएगा? कौन होगा? कमेंट में बताइए भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होगा। क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो मैंने बताया था, तो कौन होगा भैया? राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो पता चलेगा भाई। ये देखो, पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी भाई। कब हुई थी? चलिए बताइए फटाक से। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? आंसर बताएंगे आप लोग। तो आंसर इसका क्या है भैया? बाबर, ये 1526 में हुई थी। कब हुई थी? 1526 में हुई थी, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। यहीं से भारत में मुगल वंश की नींव पड़ती है। अगर हम लोग इसी तरीके से देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, इसके बीच तराइन का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का युद्ध हुआ था। और तराइन के दो युद्ध हुए थे, एक 1191 में होता है और एक 1192 में होता है। जो 92 में होता है उसमें पृथ्वीराज हार जाते हैं, 91 में पृथ्वीराज जीत जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, इसी में देख लेते हैं, इसके कुछ और ऑप्शन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये क्लाइव वाला है भाई, इंपॉर्टेंट है। क्लाइव और सिराजुद्दौला, ये कौन सा युद्ध था? ये युद्ध अगर आप लोग देखेंगे तो ये प्लासी का युद्ध था। प्लासी का युद्ध लिखते हैं, प्लासी। प्लासी में क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए याद कराने के लिए क्योंकि ये पलास के फूल यहाँ बहुत अधिक लगे हुए थे इस मैदान में, इसीलिए इसे प्लासी का मैदान कहते हैं। प्लासी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये कब हुआ था? सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में। ये 1757 का युद्ध था, जिसने अंग्रेजों का भाग्य बदल दिया और अंग्रेज एक बार फिर से देश में आ बैठे। एक बार आ गए और फिर इसके बाद दोबारा सीधे 1947 में जाते हैं। 1757 का युद्ध था, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, वो भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखते हैं, साइंस के क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। बांझ विरोधी विटामिन किसे कहते हैं? बांझ विरोधी, तो विटामिन ई को, विटामिन ई को ध्यान दीजिएगा, उल्टा है प्रश्न। बांझ विरोधी, तो जो बांझता को वो करता है, डिक्रीज करता है। अगर कोई महिला है जो गर्भवती नहीं हो सकती है, या कोई पुरुष है जिसमें सेक्सुअल पावर नहीं है, उसके लिए अगर यूज किया जाता है तो कौन सा है? विटामिन ई का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? विटामिन ई का यूज किया जाता है। यानी बांझ विरोधी विटामिन, बांझ विरोधी विटामिन, ये कहाँ पे कौन सी होती है? विटामिन ई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भैया साइंस का क्वेश्चन, देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं। प्रैक्टिकल दैट मींस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो डायरेक्ट इसने पूछता है कार्य, बल और विस्थापन। कार्य क्या होता है? W, वर्क होता है। बल क्या होता है? F, और विस्थापन यानी S, इसके बीच कौन सा रिलेशन होता है? तो आपको पता है कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, तो कौन सा हो जाएगा भैया? यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा। ये 5 लिखा है, ये गलती से लिखा हुआ 5 मतलब S होगा और यहाँ पे S होगा। ठीक है, यानी वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सारे क्वेश्चन शानदार है मित्रों,
देखते चलिए आप, मजा आ जाएगा, आनंद आने वाला है। कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त किया जाता है? कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त किया जाता है? तो एस्पिरिन तो भाई होगा नहीं, इंसुलिन ये तो पेट में होता है, ये तो होगा नहीं भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? कुनैन होगा। कौन होगा? कुनैन होगा। और कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त किया था? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिनकोना नामक वृक्ष से। किस वृक्ष से? सिनकोना। ये सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है कुनैन। कुनैन मात्रा होगी कुनैन। कुनैन कौन से वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हम लोग एक शानदार क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, मजा आने वाला है, लगातार बने रहिए। सिस्मोग्राफ, भैया सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है? थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा कि ये नापने वाले जो हैं ये सब कहां से आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है? भूकंप। क्या नापा जाता है भैया? सिस्मोग्राफ से भूकंप नापा जाता है। जब भूकंप आता है तो भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। अब भैया बारिश के लिए, बारिश के लिए किसका यूज होगा? हवा की गति मापने के लिए किसका यूज होगा? तो अगर हम लोग बारिश के लिए देखें तो हेरोटोमीटर होता है। हेटोमीटर होता है। कौन सा होता है बारिश के लिए? हेटोमीटर। हेटोमीटर, हेटोमीटर। हेटोमीटर किसके लिए होता है? बारिश के लिए होता है। नोट कर लीजिए भाई। अब आपको बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि हेटोमीटर किसके लिए यूज होता है। डायरेक्ट पूछ लेगा हेटोमीटर किसके लिए, किससे क्या मापा जाता है? तो बारिश मापी जाती है। क्या मापी जाती है? बारिश मापी जाती है। हवा की गति के लिए, तो अगर हम लोग हवा की गति के लिए देखें तो एनीमोमीटर होता है। क्या होता है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? हवा की गति मापने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, बहुत ही शानदार है, ये बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है। आप लोग देखते चलिए। कौन सी गैस सोडा को तैयार किया था? कौन सी गैस से? कौन सी गैस से? सोडा। जो आप लोग सोडा पीते हैं ना, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो गया, जितने प्रकार की कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उसमें किसका यूज किया जाता है? सोडा। कौन सा यूज होता है? कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो भाई सल्फर यूज कर दोगे क्या आदमी पी के मर जाएगा? हैं? कार्बन यूज कर दोगे क्या? नहीं। तो और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हीं दोनों में से कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एक खतरनाक गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक खतरनाक गैस है। अगर रात को आदमी सो जाता है अंगीठी जला करके तो मर जाता है। होता है ना, कभी कभी न्यूज़पेपर में आप लोग देखते हैं कि भाई एक घर में कई लोग सो रहे थे अंगीठी जला करके और रात को सो गए, रात को सोए और फिर कभी उठे ही नहीं। ठंडी में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण होता है। तो ये तो होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है सब में CO2 का यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है सभी तरीके के सोडा तैयार करने के लिए। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता ही चल गया एक जहरीली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विद्युत प्रवाह को किससे मापा जाता है? अब भाई एक सर्किट है, एक सर्किट है, इस सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो इसको मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो अमीटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? अमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है मित्रों? अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही वोल्टमीटर किसमें काम आता है? तो ये विभव मापने के लिए। किसके लिए? विभव मापने के लिए। यानी विभवांतर, दो बिंदुओं यानी ए और बी, इनके बीच अगर हमें विभवांतर मापना है तो हम वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। ऐसे एनीमोमीटर होता है। अभी एनीमोमीटर मैंने बताया ही कि ये हवा की गति को मापने के लिए, किसके लिए? हवा की गति को मापने के लिए, की गति मापने के लिए। ठीक है, हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? तो ये अमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सारे क्वेश्चन शानदार हैं, देखते चलिए, मजा आने वाला है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है? तो आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन होती है, जो हमारे बॉडी में ब्लड है, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। और हीमोग्लोबिन चेक में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो क्या होता है? Fe यानी लोहा होता है। क्या होता है? Fe मतलब लोहा। आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है किसमें? तो मित्रों हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? और हीमोग्लोबिन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। और लोहा मतलब आयरन लिखने को देखने को मिल सकता है। चलिए भैया, ये भी क्वेश्चन शानदार है। किडनी की मौलिक इकाई क्या है? अब आपको पता है कि जो अपने यहाँ अपने बॉडी में दो पेयर किडनी होती है, ये दो पेयर किडनी जो होती है, इस दो पेयर किडनी में किडनी कितनी होती है? दो होती है। इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई हम लोग देखेंगे तो इसकी होती है नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। और इसकी स्टडी जो होती है, जब आप कभी हॉस्पिटल में जाएंगे, कभी किडनी की समस्या से जाएंगे, तो नेफ्रोलॉजी में आपको दिखाना है। कहाँ दिखाना है? नेफ्रोलॉजी। ईश्वर ना करे कि कभी आपको
हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन अगर किडनी से संबंधित आपको कोई समस्या है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई, अरे वाह, ये क्या, पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। देखिए एक मैथ का भी क्वेश्चन बीच में आ गया, इसको भी देख ही लेते हैं, क्यों जी, देख ही लेते हैं, अब प्रश्न आ गया है तो छोड़ना थोड़ी है। 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा, तो पहले 7 प्राकृतिक संख्याएं ये देखनी है, कितनी, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये पहली 7 प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इनके वर्ग निकालेंगे, फिर यूज करेंगे। इससे बहुत अच्छा है, इसका एक फॉर्मूला होता है। चलिए ये भी क्वेश्चन आ गया तो मैथ भी डिस्कस ही कर देते हैं। इसका एक बहुत सुंदर सा फॉर्मूला होता है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 बाई 6। ये बहुत सुंदर सा फॉर्मूला होता है। क्या लिखेंगे हम लोग, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6, ये होता है n, कितने, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए। तो इसी फॉर्मूले पे रख करके हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए आराम से अगर हम लोग निकालते हैं तो पहले थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए, और स्पेस मिलते ही हम लोग इस क्वेश्चन को लगा सकें, ठीक है। लगाते हैं क्वेश्चन। अब भाई क्वेश्चन आ गया है तो छोड़ना थोड़ी है, बीच में आ गया तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखेंगे n प्राकृतिक संख्याएं का योग चाहिए तो हमें, हमारे पास संख्याएं कितनी है, 7, कितनी है, 7, तो पहले 7 रखेंगे, फिर ब्रैकेट में 7 प्लस 1 रखेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2n, तो 2 इंटू 7 प्लस 1 रखना है, यही तो है भाई, बाई 6 करना है, बाई 6 करना है। n की जगह 7 रख दिया हम लोगों ने, दूसरे n की जगह 7 और प्लस 1, 2n, तो 2 इंटू 7 प्लस 1 बाई 6। n प्राकृतिक संख्याओं के का योग हम पहले निकालें, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पहले निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 7 को ऐसे ही रहने दो, 7 को ऐसे ही रहने दो, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई लगा लो, 7 2 जा 14, 14 और 1 15, 14 और 1 15 अपॉन 6, यही तो है भाई, अपॉन यही तो है। फिर कट लो, अब भाई इनको मारना है, अब तो इन लोग को जिंदगी मार देते हैं हम लोग, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और 2 से कट करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब भाई देखते हैं, तो 4 5 जा 20, 27 जा 140। कहोगे सर ऑप्शन ही नहीं है, कहोगे ना सर आपका तो गलत हो गया, इसमें से तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है, 140 आ रहा है क्या। अरे भाई अभी मैंने सिर्फ n प्राकृतिक संख्याओं का के वर्गों का योग निकाला है, लेकिन इसने तो पूछा औसत है ना, इसने तो पूछा औसत है ना। और औसत कैसे निकालते हैं, कभी भी एवरेज निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग अपॉन उतनी संख्याओं, नंबर ऑफ द टोटल टर्म्स से इसको डिवाइड करते हैं, तो अपॉन 7 कर देंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 20 आ गया। अरे भैया 20 तो आ गया सर, आंसर आ गया, हाँ सर बिल्कुल आंसर आ गया। तो पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकाल लिया हम लोगों ने, कैसे, ये है फॉर्मूला, सुंदर सा फॉर्मूला, बहुत ही आसान सा। इसको रखेंगे n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बाई 6, ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत योग है, ठीक है, ये वर्गों का योग है। और औसत निकालने के लिए हम लोग क्या किया, 7 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर समझ में आया हो, मजा आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बीच में आ गया पता नहीं कहां से, तो इसे भी देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, भैया कितनी मांसपेशियां होती हैं मनुष्य में, तो 639 होती है। कितनी होती है, 639, एक बार में बिठा लीजिए, 6 3 9, 6 3 9, 639 मांसपेशियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अब ये गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम जिससे मिलकर हम लोग बने हैं, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी होती है। तो अगर ध्यान दीजिएगा, अगर संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, तब तो भैया 46 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 46 हो जाएगी। लेकिन मनुष्य में गुणसूत्रों का अगर पेयर पूछ ले, जोड़ों की संख्या, किसकी संख्या, कितने जोड़े होते हैं, जोड़े होते हैं, कितने जोड़े होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे जोड़े, सॉरी जाड़े हो गया, तो जाड़े हो गया भाई, तो जाड़े नहीं है, जोड़े है, ठीक है, जोड़े है, हम लोग जोड़े देखना चाहते थे, ठीक है, तो जाड़े हो गया सर,
ठीक है, कितने जोड़े होते हैं? तो ये होते हैं 23 जोड़े। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े। क्यों? क्योंकि भैया 46 है, तो 46 का आधा करोगे कितना आ जाएगा? 23। 23 जोड़े होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगर केवल संख्या पूछ रहा है तो 46, और पूछ रहा है कितने पेयर होते हैं, कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। मानव शरीर में रक्त किसमें शुद्ध होता है? आधे बच्चे फेल, 50% लोग आंसर गलत। अगर पूछ लिया मनुष्य के शरीर में रक्त कहाँ पे प्यूरिफाई होता है, यानी शुद्ध कहाँ पे होता है, तो अब कमेंट में आप लोग फटाक से बता दीजिए कि कहाँ पर होगा। आधे बच्चे दिल मार के बैठ जाएंगे। हम आपको एकदम गारंटी के साथ बता रहे हैं, 50% बच्चे आपको क्या मार के आ जाएंगे? दिल मार के आ जाएंगे। अरे भैया, दिल क्या करता है? उसको पुश करता है पूरे शरीर में चलाने के लिए। दिल मतलब हृदय होगा, दिल यहाँ लिख दिया गया है, हृदय होगा। ठीक है, टाइपराइटर महोदय ध्यान दीजिए, ये दिल नहीं होगा। ठीक है, ये हार्ट होता है। ठीक, कहां पर होगा? तो गुर्दा। गुर्दा मतलब किडनी। किडनी जो आपकी होती है, जो गुर्दा होता है, ठीक है, जो गुर्दा होता है यानी किडनी होती है, किडनी में ब्लड आपका क्या होता है? प्यूरिफाई होता है। ब्लड का शुद्धिकरण कहां पर किया जाता है? तो गुर्दे में किया जाता है। ठीक है, आधे बच्चे दिल मार के बैठ जाएंगे। फिर फेफड़ा। फेफड़ा किस काम में आता है? तो ये वायु को शुद्ध करता है। ठीक है, जो आपने ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, जो वायु हम लोग लेते हैं, उसके शुद्धिकरण का काम कौन करता है? तो फेफड़ा करता है। ठीक है, दिल का काम सिर्फ और सिर्फ, हार्ट का काम सिर्फ पंपिंग का होता है। ठीक है, ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए दिल होता है। ठीक है, गुर्दा उसका प्यूरिफिकेशन करता है ब्लड का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई, इसमें कितना मैथ लगा दिए लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये साइंस का क्वेश्चन है। इनमें से कौन एक अदिश राशि है? यानी अदिश राशि कौन सी है? तो भैया गति, बल, त्वरण, इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाक से आंसर बताइए आप लोग, आंसर बताइए। अगर सदिश अदिश राशि में भी कंफ्यूजन है तो इसका मतलब फिर बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, इसलिए, और अभी आप लोग इंटर करके आए ही हैं, जितने अग्निवीर वाले हैं, अभी 12th तुरंत पास हुए हैं आप लोग, तो इसमें तो आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे गंदे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। गति जो होती है, अदिश राशि और सदिश राशियां होती क्या है? तो वे राशियां जिनमें हमें गुणांक के साथ साथ उसकी दिशा भी बताई जाए, वो सदिश राशियां होती हैं, और जिनमें केवल और केवल हमें मात्रा बताई जाए, वे अदिश राशियां होती हैं। तो गति, क्या गति के साथ जब स्पीड बताई जाती है आदमी को, तो उसको बताया जाता है क्या किधर जाना है? नहीं, वेलोसिटी में बताया जाता है। किसमें बताया जाता है? वेलोसिटी में। इसीलिए गति जो है, गति जो आपकी है, ये क्या है? एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। और बल, त्वरण और ये सारे क्या हैं? सदिश राशियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर यहाँ पे मैथ ही लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो हवा में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? बताइए भाई, महत्वपूर्ण चीज है। हवा में जो हम लोग एयर लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? देखिए 0.04% है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.04% है। आप लोग कमेंट करके बताइए हमें कि नाइट्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। नाइट्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है वायुमंडल में। ठीक है, ये आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। 0.4% है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो मुझे तो लगता है कि हम लोग का सेशन ओवर हो चुका है, और ये थी कुल 32 क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैथ के निकाल दिए जाए तो 30 क्वेश्चन आपके पास थे। आप हमें बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ये शानदार सेशन था जिसमें साइंस और जीएस हम लोगों ने डिस्कस किया। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। चूंकि हम लोग ऑप्शन को भी डिस्कस किए हैं तो सिर्फ 30 क्वेश्चन नहीं थे, एक बड़ी श्रृंखला थी। जय हिंद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ऐसी ही शानदार क्लास देखने के लिए फॉलो कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए प्रयागराज फिजिकल एकेडमी। थैंक यू।